विद्यार्थियों, एशला कॉलेज एजुकेशन में बीए सेकेंडरी के विद्यार्थियों का आज हार्दिक वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने एक चैप्टर का अध्ययन किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात हमने पढ़ा था इल्तुतमिश की उपलब्धियां क्या थी। क्या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? इल्तुतमिश के पश्चात आज हम एक नए क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। उस नए प्रश्न का नाम है रज्जा सुल्ताना की असफलता के क्या कारण थे। क्लियर? तो आज का मेरा प्रश्न है, रज्जा सुल्ताना कौन थी? रज्जा सुल्ताना एक शासिका के रूप में असफल क्यों रही? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सुनना। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा, सबसे पहले ले लेता हूं मैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात सुल्तान बना आराम शाह। आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया। आराम शाह के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236। सर्वप्रथम दिल्ली को भारत की राजधानी किसने बनाई? इल्तुतमिश ने बनाई। अब चलते हैं रज्जा सुल्ताना की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्र थे और इल्तुतमिश की एक पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रज्जा सुल्ताना। इल्तुतमिश के सारे पुत्र अयोग्य और विलासी थे, इसीलिए इल्तुतमिश बड़ी टेंशन में रहता था और अंतिम समय में इल्तुतमिश ने घोषणा की, मेरे सारे पुत्र आमोद प्रमोद में लीन हैं, सारे पुत्र व्यसन में लीन हैं, मेरे सारे पुत्र हैं अयोग्य हैं। अपने पुत्रों की अयोग्यता के चलते हैं इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज्जा सुल्ताना को उसकी योग्यता के आधार पर अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने उस मध्य युगीन भारत में, सल्तनत कालीन भारत में, जिस समाज में, जिस राजनीति में पुरुष वर्ग का वर्चस्व था, पुरुष वर्ग का बोलबाला था, महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता था, उस काल में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रज्जा सुल्ताना को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया। यह उसकी एक बहुत बड़ी बात थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात अब रज्जा सुल्ताना ने कहा, दिल्ली की सुल्ताना मैं बनूंगी, लेकिन तुर्क अमीरों ने, तुर्क गुलामों ने रज्जा सुल्तान के बजाय दिल्ली का सुल्तान बनाया इल्तुतमिश के पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को। किसको सुल्तान बनाया? रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को। मैंने आपको कल के अध्याय में बताया था इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में 40 दल का गठन किया, 40 गुलामों के दल का गठन किया और मैंने आपको यह भी बताया था कि 40 गुलामों का दल इल्तुतमिश के प्रति विश्वसनीय था, इल्तुतमिश के प्रति वफादार था, दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य विस्तार में काफी योगदान दिया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात यह 40 दल अत्यंत शक्तिशाली बना, किंग मेकर्स की भूमिका निभाने लगा। जिस राजकुमार को चाहते उसे शासक बना देते, जिस राजकुमार को चाहते उसे सिंहासन से उतार कर उसकी हत्या कर देते थे। अब यह वर्ग बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। जितने भी सुल्तान अब बनने लगे वो इनके हाथों की केवल कठपुतली शासक बनने लगे, केवल नाम मात्र के शासक बनने लगे और वास्तविक शक्ति 40 दल के हाथों में रही। अब इल्तुतमिश ने स्वयं किससे अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया? रज्जा सुल्ताना को। लेकिन शक्तिशाली तुर्कान ए चहलगानी है रज्जा सुल्ताना के स्थान पर उसके भाई रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान नियुक्त किया। रज्जा ने कहा, पिताजी ने जब मुझे सुल्तान अपॉइंट किया है तो मेरे भाई को सुल्तान कैसे बनाया गया? तुर्क अमीरों ने कहा, हम जिसे चाहेंगे उसे सुल्तान बनाएंगे। रज्जा सुल्तान ने लाल रंग के वस्त्र पहने। मैंने आपको बताया है जिस व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता है उसे लाल रंग के वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। अब रज्जा सुल्तान ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए, दिल्ली की जनता के समक्ष गए और रज्जा सुल्ताना ने दिल्ली की जनता से प्रश्न पूछा, आप ही निर्णय कीजिए, क्या इल्तुतमिश मेरे पिताजी आपसे पिता तुल्य व्यवहार करते थे या नहीं? दिल्ली की जनता ने कहा, इल्तुतमिश ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया।
रज्जा सुल्ताना ने कहा, क्या आप इल्तुतमिश को पसंद करते थे या नहीं? दिल्ली की जनता ने कहा, हम उन्हें पसंद करते थे और उनके हर आदेश का पालन करते थे। रज्जा सुल्ताना ने दिल्ली की जनता से पूछा, मेरे पिताजी इल्तुतमिश ने मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, लेकिन फिर भी तुर्क अमीरों ने रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया। क्या यह आपके पूर्व सुल्तान इल्तुतमिश का अपमान नहीं है? दिल्ली की जनता ने कहा, हाँ रज्जा, हम सब आपके साथ हैं। हम सब चाहते हैं दिल्ली की सुल्तान कौन बने? दिल्ली का सुल्तान रज्जा सुल्तान बने। अब रज्जा सुल्ताना ने दिल्ली की जनता का समर्थन पाया, दिल्ली की जनता का सहयोग पाया। दिल्ली की जनता रज्जा सुल्ताना के साथ हो गई। रज्जा सुल्ताना अपने सैनिकों के साथ भरे महल में गई और भरे महल में रुकुनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठा हुआ था। रज्जा ने उसे पकड़ा, उसको पकड़कर सिंहासन से उठाया और भरे दरबार में रज्जा ने तलवार डाली अंदर और रुकुनुद्दीन फिरोज शाह गया ऊपर। अब दिल्ली की सुल्ताना कौन बनी? अब दिल्ली की सुल्तान बनी रज्जा सुल्तान। रज्जा सुल्तान दिल्ली की सुल्तान कब बनी? 1236 में। रज्जा सुल्ताना का शासनकाल क्या है? 1236 से 1240। तो सुनना प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार रज्जा सुल्ताना दिल्ली की जनता का सहयोग, दिल्ली की जनता के समर्थन से 1236 में दिल्ली की शासिका बनी। रज्जा सुल्तान मध्यकालीन भारत की एकमात्र और अंतिम शासिका महिला थी। दिल्ली सल्तनत काल में एकमात्र महिला शासिका और अंतिम महिला शासिका कौन बनी? रज्जा सुल्ताना बनी। रज्जा सुल्ताना बहुत ही योग्य और कुशल शासिका थी। प्रशासन का संचालन सुचारू रूप से किया, अपने विद्रोहियों का दमन किया, अपने प्रजा को एक सुखद शासन प्रणाली प्रदान किया। उसके साम्राज्य की प्रजा है, उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इस प्रकार रज्जा सुल्ताना ने एक योग्य शासिका सिद्ध हुई और अपने पिता की आकांक्षा को पूरा किया। उसके पिताजी ने उसे योग्यता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वह अपने पिता के इस विश्वास पर खरी उतरी। अब रज्जा सुल्ताना के विरुद्ध तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र रचने प्रारंभ किए, जिसके फलस्वरूप रज्जा सुल्ताना का पतन होना प्रारंभ हुआ। मेरा प्रश्न है, रज्जा सुल्ताना की असफलता के क्या कारण थे? पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है तत्कालीन इतिहासकार मिन्हास उस सिराज। तत्कालीन इतिहासकार मिन्हास उस सिराज अपनी पुस्तक तबकाते ए नासिरी में लिखते हैं, रज्जा सुल्तान एक योग्य शासिका थी, लेकिन उसके पतन का प्रमुख कारण था उसका स्त्री होना। तो मिन्हास उस सिराज क्या कहते हैं? रज्जा सुल्ताना की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? उसका स्त्री होना। रज्जा सुल्ताना स्त्री थी, लेकिन पुरुष सैनिकों के समान वस्त्र धारण करती थी, सैनिकों के वस्त्र पहनती थी, ऊपर कुबा कोट पहनती थी, अस्त्र शस्त्र धारण करती थी। मर्द सैनिक की तरह स्वयं घोड़ों पर बैठकर युद्ध का संचालन करती थी। अब पर्दा प्रथा का उसने परित्याग कर दिया। अब तुर्क अमीरों ने देश की मुस्लिम जनता को भड़काना प्रारंभ किया। अरे देखो तो सही, ये कैसी बेशर्म औरत है? मुसलमानों में क्या होता है? पर्दा प्रथा का चलन होता है, इसने पर्दा प्रथा का परित्याग कर दिया है। मर्द सैनिकों की तरह खुद घोड़ों पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रही है। लाज शर्म सब कुछ इसने त्याग दिया है। अब तुर्क अमीरों ने, कट्टर मुसलमानों ने देश की जनता को रज्जा के विरुद्ध उकसाना प्रारंभ किया और मिन्हास उस सिराज कहते हैं, इससे अब देश की जनता भड़की और रज्जा की असफलता का प्रमुख कारण था उसका स्त्री होना। पॉइंट नंबर 2, पतन का दूसरा कारण। तत्कालीन इतिहासकार इस्लामी के अनुसार रज्जा की असफलता का कारण था रजिया याकूत प्रेम संबंध। रजिया याकूत प्रेम संबंध। याकूत
अफ्रीका का हबसी था। देखो का अफ्रीका के हबसी आते हैं ना, है काले काले बड़े बड़े ने, है एकदम काला काला। देखो का वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने, है केन्या के खिलाड़ी, ये सब क्या है हबसी की तरह दिखते हैं। तो याकूत कौन था? अफ्रीका का हबसी था। है अफ्रीका के हबसी को रजिया सुल्ताना ने अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया। अमीर ए आखुर का मतलब है अश्वशाला का प्रधान। उसे अमीर ए आखुर अश्वशाला प्रधान के पद पर नियुक्त किया। रजिया याकूत के पास गई और याकूत से कहा, मुझे घुड़सवारी बरोबर नहीं आती है, याकूत तू मुझे घुड़सवारी सिखाएगा? याकूत ने कहा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अब याकूत रजिया को घुड़सवारी सिखाने लगा। है ईसा में लिखता है, अब नॉर्मल सी बात है, घुड़सवारी सिखानी है तो वो अपना हाथ देता था, हाथ पकड़कर शरीर है टेक देकर उसे घोड़े पर बैठाता था। रजिया घोड़े से उतरती थी, हाथ देकर उसे घोड़े से उतारता था। अब धीरे धीरे रजिया और याकूत एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इससे तुर्क अमीर नाराज हुए और तुर्क अमीरों ने कहा, रजिया ने एक अफ्रीकी हबसी याकूत को अमीर ए आखुर पद पर नियुक्त किया और तो और अब वह उससे प्रेम भी करने लगी है। इससे तुर्क अमीर नाराज हुए, उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचना प्रारंभ किया। तो वापस सुनना, तत्कालीन इतिहासकार ईसा में रजिया के पतन का सर्वप्रमुख कारण बताते हैं। रजिया याकूत प्रेम संबंध। याकूत अफ्रीका का अबिसिनिया का हबसी था। रजिया ने उसे अमीर ए आखुर अश्वशाला का प्रधान के पद पर नियुक्त किया। रजिया उससे प्रेम करने लगी। यह बात तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आई। उन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ कर दिए। पतन का कारण नंबर 3। तीसरा कारण, उन दिनों में एक परंपरा थी, सुल्तान को शासक बनाने में प्रांतीय इक्तेदार अर्थात प्रांतीय अधिकारी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन रजिया सुल्तान ने कहा, सुल्तान को अपॉइंट करने में प्रांतीय अधिकारों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। रजिया सुल्ताना ने इस अधिकार को समाप्त कर दिया। खुद रजिया सुल्तान दिल्ली की जनता के सहयोग से दिल्ली की सुल्ताना बनी। इसमें प्रांतीय अधिकारियों का कोई योगदान नहीं था। शासिका बनने के बाद रजिया सुल्ताना ने उनके इस अधिकार को समाप्त कर दिया। इससे प्रांतीय अधिकारी, प्रांतीय इक्तेदार नाराज हुए, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। पतन का अगला कारण, रजिया सुल्तान है, मैंने बताया अभी आपको, उन दिनों में तुर्क अमीर बहुत अधिक शक्तिशाली बन गए थे। उनको अपनी जाति पर बहुत अधिक गर्व था। वे भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं से नफरत करते थे। तुर्क अमीरों ने पूरे दिल्ली सल्तनत में केवल तुर्कों का दबदबा कायम रखा। सभी महत्वपूर्ण पदों पर केवल तुर्क अपॉइंट थे, केवल तुर्क अपॉइंट थे। भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को प्रशासन में कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। अब रजिया सुल्तान ने कहा, इन तुर्क अमीरों की इतनी दादागिरी। अब रजिया ने क्या किया, इन तुर्क अमीरों की तानाशाही को कम करने के लिए, वह उनकी दादागिरी को कम करने के लिए गैर तुर्क अमीरों का एक दल बनाया। तुर्क अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए रजिया ने क्या किया, गैर तुर्क अमीरों का एक दल बनाया। गैर तुर्क अमीरों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। इससे तुर्क अमीर नाराज हुए कि क्या ये भारतीय मुसलमान, ये अन्य जातियों के लोग हमारे समकक्ष काम करेंगे, हमारे साथ उठेंगे और बैठेंगे? नहीं 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 नहीं, दादागिरी तो केवल तुर्कों की चलेगी, गैर तुर्कों की नहीं। गैर तुर्कों का दल गठित करने से रजिया तुर्क अमीरों में अप्रिय हो गई, अलोकप्रिय हो गई और अब वे सब मिलकर रजिया को हटाने का षड्यंत्र रचने लगे। और आधुनिक इतिहासकार रजिया सुल्तान की असफलता का प्रमुख कारण बताते हैं तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। अब तुर्क अमीरों ने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ किए। प्रमुख षड्यंत्रकारी कौन थे? लाहौर का सूबेदार कबीर खां अयाज है, भटिंडा, भटिंडा पंजाब, भटिंडा का अल्तुतुनिया है,
जुनेदी, इन सभी ने मिलकर रज्जा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ किए। रज्जा बिल्कुल भी नहीं घबराए। रज्जा सुल्ताना ने अपने सभी विद्रोहियों का दमन किया और अंत में बठिंडा का एक सूबेदार तुर्क अमीर था जिसका नाम था अल्तुतुनिया। अल्तुतुनिया ने रज्जा को परास्त किया और परास्त करके उसे जेल में डाल दिया। किसने डाला? बठिंडा के अल्तुतुनिया ने रजिया को जेल में डाल दिया। अब तुर्क अमीर जीते और तुर्क अमीरों ने क्या किया है? रज्जा सुल्ताना का एक भाई और था बहराम शाह, और दिल्ली का सुल्तान बना दिया बहराम शाह को। क्लियर? तो दिल्ली का सुल्तान बना बहराम शाह। रज्जा सुल्तान कहाँ थी? बठिंडा की जेल में। अब रज्जा सुल्ताना ने भी एक बहुत तगड़ा गेम खेला। क्या तगड़ा गेम खेला? रज्जा ने एक दिन अल्तुतुनिया जेल के बाहर खड़ा था है, और जेल में कैद रज्जा से कहा, अरे रज्जा कैसा लगा मेरा ये है खेल, कैसी लगी मेरी फिल्म, ज्यादा उछल कूद कर रही थी, डाल दिया मैंने तेरे को जेल में। रज्जा ने भी तगड़ा वाला गेम खेला। रज्जा ने कहा, ए अल्तुतुनिया है, मैं तो तेरे से प्रेम करती हूँ कि वो याकूत, अरे याकूत तो कुछ नहीं था है। याद रखना, सभी तुर्क अमीरों ने मिलकर याकूत की हत्या कर दी। याकूत की हत्या कर दी तो रज्जा ने कहा, मैं तो तेरे से प्रेम करती हूँ है अल्तुतुनिया, मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद है बहराम शाह को हरा देंगे, फिर चाहे दिल्ली की शासिका रजिया बने चाहे अल्तुतुनिया बने, एक ही बात है, मेरे से शादी कर ले और दिल्ली के सुल्तान वापस हम बन जाएंगे। अल्तुतुनिया ने कहा, झूठ तो नहीं बोल रही है रजिया। और रजिया ने कहा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, तेरे से शादी कर रही हूं ना। अल्तुतुनिया ने रजिया को जेल से बाहर निकाला, रजिया सुल्ताना से विवाह कर लिया। अब रजिया ने कहा, हम पहले दिल्ली पर आक्रमण करेंगे, बहराम शाह को ठिकाने लगाएंगे, दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। अब रजिया सुल्ताना और बहराम शाह ने सेना लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन उनकी सेना टुकड़ी कम थी और बहराम शाह की सेना की टुकड़ी ज्यादा थी। अधिकांश तुर्क अमीर बहराम शाह के साथ थे। दोनों पक्षों में युद्ध हुआ। रजिया सुल्ताना पराजित हुई। पराजित होकर वो दिल्ली से भागी। दिल्ली से भागते भागते हरियाणा पहुंची। हरियाणा के कैथुल के वनों में रजिया सुल्ताना और अल्तुतुनिया एक पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, बड़े घबराए हुए थे। उसी समय वहां पर जंगली डाकू पहुंचे और जंगली डाकुओं ने रजिया और अल्तुतुनिया को बहुत बड़ा रस्सा लेकर पेड़ के चारों ओर बांध दिया है। डाकुओं ने कहा, ए रजिया, तू कल तक तो दिल्ली की सुल्ताना थी है, और तुमने हमारा दमन किया था, हमारे सरदारों का दमन किया था। रजिया, अब करेंगे हिसाब किताब बरोबर। जंगली डाकुओं ने रजिया और अल्तुतुनिया को पेड़ों से बांधकर 1240 में उन दोनों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्ताना ने कितने वर्षों तक शासन किया? 1236 से 1240, कितने हो गए? 4 वर्ष। लेकिन उसने 4 वर्ष पूरे शासन नहीं किया। रजिया सुल्ताना ने 3 वर्ष 6 माह 5 दिन तक शासन किया। इस प्रकार रजिया सुल्ताना दिल्ली की एक योग्य और महान शासिका थी। प्रशासन में सुधार के अथक प्रयास किए, उसे सफलता भी मिली, लेकिन तुर्क अमीरों के षड्यंत्रों के कारण रजिया सुल्तान ने लाख प्रयास किए, लेकिन अंत में रजिया सुल्तान पराजित हुई और उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, ये था रजिया सुल्ताना और रजिया सुल्ताना का पतन कैसे हुआ। अब मैं थोड़ा से आपको आगे और लेके चलता हूँ। थोड़ा चलते हैं आगे। अब दिल्ली का सुल्तान बन गया बहराम शाह, और बहराम शाह ने क्या किया है? खुद बन गया स्वतंत्र शासक। अब तुर्क अमीर घबरा गए। अब तुर्क अमीरों ने महसूस किया, अरे बाप रे, हैं सभी सुल्तान रजिया सुल्ताना की तरह स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करने लगे, तो फिर हमें कौन पूछेगा, हमारी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी। अब तुर्क अमीरों ने
अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपनी दादागिरी कायम करने के लिए, सुल्तान की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए एक नए पद का सर्जन किया। उस नए पद का नाम था नायब ए मुमालिकाते, और इस पद पर सर्वप्रथम तुर्क अमीर एतगिन को अपॉइंट किया गया। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2 अंक का प्रश्न पूछते हैं, नायब ए मुमालिकाते पद क्या था? सटीक उत्तर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए तुर्क अमीरों ने इस नए पद का सर्जन किया। इस नए पद का सर्जन बैराम शाह के शासन काल में हुआ, और इस पद पर सर्वप्रथम एतगिन को अपॉइंट किया गया है। अब एतगिन क्या सोच रहा था? मैं तुर्क अमीरों का सरदार हूँ, नायब मुमालिकाते हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और बैराम शाह क्या सोच रहा था? मैं दिल्ली का स्वतंत्र शासक हूँ। तुर्क अमीरों की दादागिरी बढ़ती गई, एतगिन की दादागिरी बढ़ती गई। बैराम शाह केवल नाम मात्र का कठपुतली शासक था। अब एतगिन ने क्या किया? अपने महल के बाहर हाथी रखने प्रारंभ कर दिए, नौबत बजाना प्रारंभ कर दिया। बैराम शाह ने कहा, ए एतगिन, महल के बाहर हाथी रखना और नौबत बजाने का अधिकार केवल सुल्तान को है आपको नहीं, ये सब बंद कर दे। एतगिन ने कहा, चलना काम करना तेरा, मैं और बजाऊंगा और भी नई नई परंपरा शुरू करूंगा। क्या कर देगा बैराम शाह? तू मेरा, याद रख, तू मेरे हाथों की कठपुतली शासक है? एतगिन ने कहा, क्या बोला? वापस बोल तो। मैं नाम मात्र का शासक, मैं कठपुतली शासक। बैराम शाह को गुस्सा आया, उसने एतगिन को पकड़ा, तलवार ली, सीधी डाली एतगिन के अंदर। एतगिन गया ऊपर है। तुर्क अमीरों ने कहा, बैराम शाह, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे सरदार एतगिन को मार दिया। सभी तुर्क अमीरों ने बैराम शाह को चारों ओर से घेरा, सभी ने डाली तलवार अंदर और बैराम शाह गया ऊपर। अब तुर्क अमीरों ने दिल्ली का नया सुल्तान बनाया मसूद को, और मसूद को समझा दिया, मसूद होशियारी करना मत है। रजिया सुल्तान ने फड़फड़ाया, रजिया को ऊपर भेज दिया है। बैराम शाह ने फड़फड़ाया, उसको परमानेंट ऊपर भेज दिया। मसूद, तुझे दिल्ली का सुल्तान हम तुर्क अमीरों ने बनाया है, इसलिए हम जैसा कहें वैसा शासन करते रहोगे तो लंबे समय तक शासन करोगे। यदि हमारा विरोध किया तो तुझे भी, समझ गया ना? मसूद ने कहा, हाँ समझ गया। मसूद इतना घबरा गया कि उसने शांति पूर्वक शासन किया, तुर्क अमीरों का कोई भी विरोध नहीं किया। और अब तुर्कों का एक नया सरदार उभर कर सामने आया, बलबन। आगे मैं आपको कल बलबन का एक विस्तृत क्वेश्चन की विवेचना करूंगा। अब तुर्कों का नया सरदार कौन बन गया? बलबन। बलबन की शक्ति बढ़ती गई, बलबन की तानाशाही बढ़ती गई। बाद में मसूद बड़ा परेशान हो गया कि तुर्क अमीरों ने परेशान करके मारा है। जैसे उसने थोड़ा सा विरोध किया, बलबन और तुर्क अमीरों ने मसूद को पकड़ा, तलवार दी अंदर, मसूद भी गया ऊपर। तुर्क अमीर इतने शक्तिशाली हो गए, अब वो किंग मेकर्स की भूमिका निभाने लगे। जिस राजकुमार को चाहते दिल्ली का सुल्तान बनाते, जो भी थोड़ा बहुत विरोध करते उसकी हत्या कर देते। अब मसूद की भी हत्या कर दी गई। मसूद की हत्या करने के बाद अब उन्होंने दिल्ली का नया सुल्तान बनाया नासिरुद्दीन महमूद को। और नासिरुद्दीन महमूद को भी समझा दिया, ज्यादा फड़फड़ाना मत, ज्यादा फड़फड़ाया तो सीधी तेरी टिकट जाएगी ऊपर। नासिरुद्दीन महमूद घबरा गया और बेचारा इतना घबराया कि उस चुपचाप पड़ा रहा। नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल है 1246 से 1266, 20 वर्षों तक शासन किया। लेकिन वह बहुत ही शांति प्रिय शासक था, बहुत ही ईमानदार शासक था। इतना ईमानदार कि अपना व्यक्तिगत खर्चा चलाने के लिए राजकोष से एक पैसा भी नहीं लिया। अपना व्यक्तिगत खर्चा चलाने के लिए वह कुरान की आयतें लिखता था, कुरान की आयतें लिखता था, हाथों से टोपियां बनाता था। उन टोपियों को बेचकर, उन कुरान की आयतों को बेचकर वह अपना खर्चा चलाता था। इतना ईमानदार शासक था, इसीलिए
भारतीय इतिहास में नासिरुद्दीन महमूद को है संत की उपाधि दी गई। दरवेश संत शासक संत की उपाधि किसको दी गई? नासिरुद्दीन महमूद को दी गई है। बलबन अपनी शक्ति में वृद्धि करता गया और अब बलबन देखते देखते तुर्क अमीरों का सरदार बन गया। नासिरुद्दीन महमूद बलबन से इतना भयभीत हो गया कि उसने बलबन को उल्लुग खां की उपाधि दी। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी? उल्लुग खां की उपाधि दी और नायब ए मुमालिकाते पद पर नियुक्त किया। इतिहासकार ईसा में लिखता है नासिरुद्दीन महमूद इन तुर्क अमीरों से इतना घबराता था कि उनसे बिना पूछे, उनसे बिना परमिशन लिए वह न तो खाना खाता था, न पानी पीता था, न अपने हाथ पैर हिलाता था, न सोता था। पूर्ण रूप से वह तुर्क अमीरों पर आश्रित हो गया। इतना भयभीत था नया सुल्तान, बिल्कुल भी उसने विरोध नहीं किया। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद केवल नाममात्र का सुल्तान था। प्रशासन की वास्तविक बागडोर तुर्क अमीरों के हाथों में और उसमें भी उनके नेता बलबन के हाथों में केंद्रित थी। प्रिय विद्यार्थियों, उन दिनों में एक भारतीय मुसलमान था। उस भारतीय मुसलमान का नाम था रेहान। क्या नाम था? रेहान। मैंने अभी आपको बताया तुर्क अमीरों ने भारतीय मुसलमानों को प्रशासन से लगभग दूर रखा। केवल नाम मात्र के मुसलमान प्रशासन में शामिल थे। रेहान ने बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन महमूद को भड़काया, उकसाया। अब नासिरुद्दीन महमूद ने क्या किया? बलबन को नायब ए मुमालिकाते पद से हटा दिया और इस पद पर किसको अपॉइंट किया? रेहान को अपॉइंट किया। रेहान पहला भारतीय मुसलमान जो इस पद पर नियुक्त हुआ। रेहान दादागिरी करने लगा। तुर्क अमीरों ने नासिरुद्दीन महमूद को समझाया, ज्यादा तेरे में हैकड़ी आ गई है क्या? तूने बलबन को हटाया, वापस बलबन को अपॉइंट कर देना और रेहान को हटा देना। नासिरुद्दीन महमूद घबरा गया, फटाफट रेहान को हटाया और वापस नायब ए मुमालिकाते पद पर किसे अपॉइंट किया? बलबन को अपॉइंट किया। सभी तुर्क अमीरों ने रेहान को घेर लिया, तलवारें मारी अंदर, रेहान गया ऊपर। अब बलबन की उम्र भी हो गई 40 साल। बलबन ने कहा है ये जो दिल्ली का सुल्तान है बहुत लंबे समय तक जी रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, 1266 में ऐसा कहा जाता है बलबन ने अपने स्वामी को दूध में जहर दे दिया और उस जहरीले दूध को पीने से नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। इस प्रकार नासिरुद्दीन महमूद ने कितने वर्षों तक शासन किया? 1246 से लेकर 1266 तक शासक रहा। लेकिन कैसा शासक? नाममात्र का शासक। प्रशासन की वास्तविक बागडोर किसके हाथों में है? तुर्क अमीरों के नेता बलबन के हाथों में शक्ति केंद्रित थी। एक तरह से प्रशासन का संचालन किसने किया? बलबन ने प्रशासन का संचालन किया। बलबन ने अपने स्वामी को जहर देकर मार दिया और अब दिल्ली का नया सुल्तान कौन बनेगा? बलबन। इसकी विवेचना प्रिय विद्यार्थियों मैं कल के वीडियो में करूंगा। कल मैं आपको एक नया वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। बलबन कौन था? बलबन के राजत्व सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लियर विद्यार्थियों, तो आज आपको मैंने रज्जा सुल्ताना के बारे में जानकारी दी और रज्जा सुल्ताना के बाद कुछ अवधि के लिए जो सुल्तान बने उसकी जानकारी दी। तो वापस सुनना, इल्तुतमिश के बाद सुल्तान बना रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज्जा सुल्ताना के पश्चात सुल्तान बना बहराम शाह के बाद मसूद के बाद कौन बना? नासिरुद्दीन महमूद की हत्या के बाद अब भारत का एक नया शक्तिशाली सुल्तान बनेगा जिसका नाम है बलबन। क्लियर विद्यार्थियों, कल हम मिलेंगे बलबन नामक एक नए शासक के प्रश्न के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, एसरा कॉलेज में है जो नियमित रूप से आप विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लास से ली जा रही है, इसका आप नियमित रूप से अध्ययन करना और इसका पूरा श्रेय और पूरा धन्यवाद जाता है हमारे
कॉलेज के डायरेक्टर सर श्रीमान जी ताजवीर सिंह जी राठौड़ को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।